Hello everyone, I am Seema Agnihotri from Excellence School रतलाम। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव के दो लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हमने कवर किया है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये आपकी बुक से लिए गए पैसेज होते हैं और जिनके आंसर आपको उस पैसेज से सर्च करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये लेसन आपको पता है कि ये लेसन अल्बर्ट आइंस्टाइन पर आधारित है और इस लेसन पर आधारित सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आएगा और किस तरह से रहेगा कि आपके 3 क्वेश्चंस तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको उसी पैसेज में से ढूंढना है। ये एक्सट्रैक्ट आपके 5 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट पैसेज देखते हैं। क्वेश्चन आएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैसेज दिया है, उसे आप पढ़िए और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर दीजिए। तो पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक हेडमास्टर ने उनके पिताजी से कहा कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज करते हैं इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो कभी भी सफल नहीं होंगे किसी भी चीज में। ये उनके हेडमास्टर का सोच था। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना कब शुरू किया? जब वो 6 ईयर के थे। और क्यों? क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखें। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. तो वो he became a gifted एमेचर वायलिनिस्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि वो शौकिया थे। वो प्रोफेशनल वायलिनिस्ट नहीं थे लेकिन वो शौकिया थे और इस स्किल को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड आइंस्टाइन लर्न टू प्ले वायलिन? Options A, at the age of 7, option B, at the age of 6, option C, at the age of 8. तो आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना कब शुरू किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज एट द एज ऑफ 6 और इसका आंसर ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 6। Next question, find a word from the passage that means having great natural ability. अर्थात इस पैसेज में से एक वर्ड ऐसा ढूंढिए जिसका अर्थ ये है कि प्राकृतिक क्षमता होना। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए प्रोफेशन, ऑप्शन बी स्किल, ऑप्शन सी गिफ्टेड। तो करेक्ट आंसर है इसका सी गिफ्टेड। गिफ्टेड ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि वो उनको वायलिन, वो कोई प्रोफेशनल नहीं थे या उन्होंने किसी से सीखा था, लेकिन उनको आता था ये वायलिन बजाना आइंस्टाइन को। तो करेक्ट आंसर इज गिफ्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेल्यूर। फेल्यूर का अपोजिट, फेल्यूर अर्थात असफल, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो इस पैसेज में ही कहीं दिया हुआ है और आपको उसे ढूंढकर लिखना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्केल, बी एमेचर, ऑप्शन सी सक्सेस। तो फेल्योर का अपोजिट सक्सेस यहाँ पर दिया हुआ है। फेल्योर यानी असफल और सक्सेस का अर्थ है सफलता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द हेडमास्टर्स ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन? हेडमास्टर के आइंस्टाइन के बारे में क्या विचार थे? आंसर, द हेडमास्टर्स ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन वाज दैट ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। ये यहाँ पर शुरुआत में ही उन्होंने जो कहा था ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि हेडमास्टर को लगता था कि वो कभी सफल नहीं होंगे।
तो इस तरह से आपको पैसेज के आंसर्स 1 by 1 देने हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम, एक्सट्रैक्ट 2। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, किस चीज से? डिस्ट्रक्शन से। जो उन्होंने विनाश देखा उससे उनको बहुत बुरी तरह से वो हिल गए, उनको पसंद नहीं आया। मतलब दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने पब्लिक मिसिव लिखा यूनाइटेड नेशन को। ये मिसिव क्या होता है? एक लंबा आधिकारिक पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, जो कि लंबा रहता है। और उस इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में लिखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अर्थात जिस तरह से उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसकी तरह से नहीं, मतलब उससे अलग तरह से, इन अ डिफरेंट मैनर। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब उन्होंने लेटर लिखा लेकिन उस लेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय। आइंस्टाइन बहुत बुरी तरह से, मतलब उनको बुरा लगा किस चीज से? पब्लिक मिसिव, डिस्ट्रक्शन या वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो ये फर्स्ट लाइन में ही आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लाइक फ्रॉम द पैसेज। लाइक का मतलब होता है समान, तो आपको यहाँ पर लिखना है एंटोनिम। तो इसका अर्थ डिफरेंट भी हो सकता है या अनलाइक भी हो सकता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? अ डिफरेंट, बी डिसलाइक एंड सी अनलाइक। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। लाइक का अपोजिट लिखना है। यहाँ पर दोनों आंसर करेक्ट हैं, सभी आंसर करेक्ट हैं। डिफरेंट भी करेक्ट है, डिसलाइक भी करेक्ट है और अनलाइक भी करेक्ट है। लेकिन आपको ये आंसर कहाँ से चूज करना है? आपको कहाँ से लिखना है ये आंसर? आपको लिखना है पैसेज से। पैसेज में चूंकि अनलाइक वर्ड का यूज किया है तो करेक्ट आंसर इसका अनलाइक होगा, क्योंकि आपको इस एक्सट्रैक्ट से में जो लिया है लाइक का अपोजिट वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स अ लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर। तो ये मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक लंबा आधिकारिक जो पत्र होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, शेकन, ऑप्शन बी इम्पैक्ट, ऑप्शन सी मिसिव। सो करेक्ट आंसर इज मिसिव। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका 2 मार्क्स का आएगा। व्हाट डिड आइंस्टाइन राइट एंड टू whom? आइंस्टाइन ने क्या लिखा और किसे लिखा? तो ये पैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, आइंस्टाइन wrote a public missive to the United Nations proposing the formation of a वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो आइंस्टाइन ने पब्लिक मिसिव लिखा और किसे लिखा? यूनाइटेड नेशन को। और साथ में आपने यदि ये भी लिख दिया कि प्रपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि क्यों लिखा तो या क्या लिखा, वो सारा इसमें आंसर में आ जाएगा कि आइंस्टाइन ने एक पब्लिक मिसिव यूनाइटेड नेशन को लिखा जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में लिखा। तो ये एक्सट्रैक्ट 2 हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट 3। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस पैसेज को रीड कर लेते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Mary, whom he found to be a clever creature. अर्थात उनको अपनी जो साथ की स्टूडेंट थी मिलेवा मेरी, उसमें विशेष इंटरेस्ट फील हुआ और उनने उसमें मिलेवा मेरी में क्या पाया? क्लेवर क्रिएचर। क्लेवर क्रिएचर का मतलब यहाँ पर क्या है? इंटेलिजेंट से है। तो ये यहाँ पर चूंकि आपने पढ़ा है स्टोरी को, आपने लेसन पढ़ा है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की ही बात हो रही है। This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये जो यंग सब है, अब ये यंग सब किसकी बात हो रही है यहाँ पर?
ये आप लेसन आपने पढ़ा है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ शुरुआत में कहा गया है कि आइंस्टाइन को एक विशेष इंटरेस्ट फील हुआ मिलेवा मेरी के बारे में, जो कि उनको लगा कि वो एक क्लेवर क्रिएचर हैं। फिर ये स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि उनको लगता था कि ये जो ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी है ये यूरोप की कुछ ही यूनिवर्सिटीज में से है जहां पर वुमेन जो है डिग्रीज ले सकती हैं। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। ये एलाय का मतलब होता है कि पक्षधर होना या एकमत होना, और दूसरा है ये फिलिस्टाइंस, मतलब जो उनको लगता था आइंस्टाइन को कि आइंस्टाइन सा इन हर, आइंस्टाइन ने उनमें देखा, यानी किसमें देखा, मिलेवा मेरी में देखा कि मिलेवा मेरी उन दोनों के आइडियाज विचार मिलते थे फिलिस्तीन्स के खिलाफ, और वो लोग जो उनकी फैमिली में है या यूनिवर्सिटी में है जिनके साथ में ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, ही मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा क्या होते थे, एट ऑड्स होते थे। एट ऑड्स होते थे मतलब उनके विचार उनसे नहीं मिलते थे। तो इन लोगों से उनके विचार नहीं मिलते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के, लेकिन उनके विचार किससे मिलते थे, मिलेवा मैरी से। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज क्लेवर क्रिएचर इन द पैसेज? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी मिलेवा मेरी, ऑप्शन सी टीचर। क्लेवर क्रिएचर कौन है यहाँ? सो द करेक्ट आंसर इज मिलेवा मेरी। क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टाइन हैड कम टू इंडिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। आइंस्टाइन कहाँ आए थे? तो करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स स्मार्ट। आपको इस पैसेज में से एक वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ है स्मार्ट होना। ऑप्शन आर सर्व, ऑप्शन बी क्रिएचर, ऑप्शन सी क्लेवर। सो करेक्ट आंसर इज हियर क्लेवर। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the young sub come to Switzerland? ये यहाँ पर लिखा ही हुआ है, this young sub had come to Switzerland because, तो आपको यहीं से आंसर लिख देना है। क्यों आई थी? तो करेक्ट आंसर इज द यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इस पैसेज में से सर्च करके। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट 4। He also felt a special interest in a fellow student Mileva Mary whom he found to be a clever creature. ये पूरा पैसेज वही है जो आपने एक्सट्रैक्ट 3 में पढ़ा। सेम पैसेज यहाँ है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चंस डिफरेंट लिए हैं। इसी पैसेज पे दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who felt special interest in मिलेवा मेरी? क्योंकि यहाँ पर पैसेज स्टार्ट हुआ है ही से, तो आपको ये बताना है कि मिलेवा मेरी में किसे स्पेशल इंटरेस्ट फील हुआ। ऑप्शन ए यंग सर्ब, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी टीचर। करेक्ट आंसर इज आंसर बी आइंस्टाइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, find a word in the passage that means in disagreement. असहमत होने के लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है उसे आपको इस पैसेज में से ढूंढकर बताना है। ऑप्शन ए एलाय, ऑप्शन बी फिलिस्टीन्स, ऑप्शन सी एट ऑड्स। सो करेक्ट आंसर इज हियर एट ऑड्स। तो ये एट ऑड्स यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट की लाइन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइंस्टाइन सा इन मिलेवा मैरी एन एलाय अगेंस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आइंस्टाइन ने मिलेवा मेरी में एलाय देखा, मतलब किस बात पे वो लोग सहमत होते थे, किसके खिलाफ के लिए। तो ऑप्शन ए फिलिस्टीन्स, ऑप्शन बी इंडियंस, ऑप्शन सी जर्मन्स। करेक्ट आंसर इज फिलिस्टीन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Why did Albert Einstein feel a special interest in मिलेवा मेरी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस को जो मिलेवा मेरी में स्पेशल इंटरेस्ट क्यों फील हुआ, और ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ है।
अब पैसेज के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि एल्बर्ट आइंस्टीन फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन मिलेवा मेरी एज ही थॉट हर टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्पेशल इंटरेस्ट मिलेवा मेरी में फील हुआ क्योंकि उनको लगा कि वो क्लेवर क्रिएचर हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। नाउ एक्सट्रैक्ट ये हम देखेंगे अब लेसन 5 के। लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर। अब इस लेसन के एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम। एक्सट्रैक्ट 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फर्स्ट हम पहले ये पैसेज को रीड कर लेते हैं। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। ऐसा लगा कि यहाँ पर जो ऑथर है, जो होम्योपैथ डॉक्टर है, वो क्या बता रहे हैं कि ऐसा लगा कि गॉड भी उसको उनकी तारीफ कर रहे हैं। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। स्नेक ने अपना हेड टर्न किया, मिरर में देखा और मिरर में क्या देखा? अपना रिफ्लेक्शन। I don't claim that it was the first snake that ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. तो ऑथर को लग रहा कि स्नेक मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, लेकिन वो इस बात को क्लेम भी नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट क्लेम, मतलब मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि ये फर्स्ट स्नेक है जो मिरर में देख रहा है, क्योंकि लेकिन उनको ये लगा कि हाँ वो अपने मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं। Was it admiring its own beauty? क्या वो अपनी खुद की ब्यूटी की तारीफ कर रहा है? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyebrow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो ये जो स्टोरी है आपने देखा, बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, और जिस तरह से ऑथर अपनी इमेज को देखते हैं और अपने कुछ डिसीजन लेते हैं कि मैं मुस्कुराऊंगा हमेशा और मूछें भी रखूंगा, तो इसी तरह से जब वो स्नेक मिरर में देख रहा है तो तब भी ऑथर सोचते हैं कि क्या वो भी कोई डिसीजन ले रहा है क्या, कि वो आई शेडो या मस्करा यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। वेयर डिड द स्नेक मूव इट्स हेड? स्नेक ने अपना हेड कहाँ मूव किया? Options are mirror, arm और table. The correct answer is mirror. Mirror की तरफ उन्होंने अपना head move किया। Question number 2. Find a word in the passage that means look at with pleasure and satisfaction. मतलब खुशी से, संतुष्टि से देखने के लिए यहाँ पर इस पैसेज में क्या वर्ड यूज किया गया है, ये आप बताइए। ऑप्शन से रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी एडमायरिंग, ऑप्शन सी वर्मिलियन। So correct answer is admiring. Question number 3. What did the snake see in the mirror? स्नेक ने मिरर में क्या देखा? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या सेटिस्फेक्शन? तो स्नेक ने मिरर में क्या देखा? अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपनी खुद की इमेज। क्वेश्चन नंबर 4. Why did the narrator call it the first snake? नरेटर ने जो स्नेक देखा उसको उसने फर्स्ट स्नेक क्यों कहा? तो फर्स्ट स्नेक किस बारे में उन्होंने रेफर किया? क्योंकि स्नेक तो बहुत देखे उन्होंने, लेकिन उनको क्या लग रहा था कि ये पहला स्नेक है जो मिरर में अपनी इमेज देख रहा है। द नरेटर कॉल इट द फर्स्ट स्नेक बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट स्नेक ही हैड सीन व्हिच एंजॉयड लुकिंग इनटू द मिरर। तो इसको फर्स्ट स्नेक उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उनको लगा कि ये पहला स्नेक है जो मिरर में अपनी इमेज को देखने को एंजॉय कर रहा है। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट 2। पहले पैसेज रीड करते हैं। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मैंने जंप भी नहीं किया, मैं न कपकपाया, मतलब न घबराया और न ही मैं चिल्लाया। There was no time to do any such thing. क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा कुछ करने के लिए समय नहीं था। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. तो वो बताते हैं कि ये जो स्नेक है, स्नेक की मूवमेंट को हमेशा स्लीथर से बताया जाता है। ये रेंगना या जो भी उसकी चलने की मूवमेंट है उसे स्लीथर से बताया जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि स्नेक रेंगते हुए मेरे कंधे पर से कहाँ पर आया? मेरी जो लेफ्ट आर्म है एल्बो के ऊपर की, वहां पे वो पूरा कॉइल हो गया, पूरा लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट। हुड जो नाक का, जो सांप का ये जो फन था वो उसने पूरा फैला लिया। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई
फेस, और जो उसका हेड था वो मुझसे मेरे चेहरे से लगभग 3 या 4 इंच दूर था. इट वुडंट बी करेक्ट टू से merely that I said they are holding my breath. और यहाँ आथर कह रहे हैं कि मैं अपनी सांस रोक के बैठ गया क्योंकि वो डर गए एकदम से. आई वॉज टर्न टू स्टोन, और इतना डर गए कि वो बिल्कुल पत्थर में बदल गए, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर मैंने जरा भी हिला तो ये मुझे काट सकता है. तो वो बिल्कुल स्टोन हो गए, उन्होंने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, देयर वॉज नो टाइम टू. अब किस चीज के लिए समय नहीं था? आथर क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए रन, ऑप्शन बी ब्रीथ, ऑप्शन सी क्राई आउट. तो यहाँ पर हम देखते हैं पैसेज की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि किसके लिए समय नहीं था उनके पास? क्राई आउट करने के लिए. उनके पास चिल्लाने के लिए समय नहीं था, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2. द स्नेक हैड कॉइल्ड अराउंड. अब स्नेक ने जो कॉइल किया, जो लपेट लिया था, तो वो किस बॉडी पार्ट को लपेटा था? ऑप्शन है लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और शोल्डर. करेक्ट आंसर इज लेफ्ट आर्म. लेफ्ट आर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ड ट्रेम्बल मीन्स इन द पैसेज. अब कभी आपसे अलग से कोई वर्ड पूछ के उसे पैसेज में सर्च करने के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है. यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि ट्रेम्बल का मीनिंग आप बताइए. अब ट्रेम्बल का मीनिंग क्या है? ट्रेम्बल वर्ड यहाँ पर यूज किया है, लेकिन ट्रेम्बल का अर्थ होता है कांपना. तो उसका आपको सिनोनियम बताना है, और ये आपको अलग से सर्च करके बताना है. ऑप्शन ए है शिवर, स्लीथर और स्प्रेड. करेक्ट आंसर इज शिवर, क्योंकि ट्रेम्बल यानी कांपना और ये शिवर भी उसी का सिनोनियम है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द ऑथर नॉट क्राई आउट. ऑथर क्यों नहीं चिल्लाए? Correct answer is the author didn't cry because a snake had fallen on his shoulder. तो आथर क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि एक स्नेक उनके कंधे पर गिर गया था. आपने लेसन को रीड किया है, आपको पता है कि जैसे वो उसके कंधे पर गिर जाते और वो एकदम न तो जंप करते हैं, ये पैसेज में भी लिखा है, न ट्रेम्बल होते हैं और न ही क्राई आउट. नाउ एक्सट्रैक्ट 3. The snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब ये उसी के आगे का पैसेज दिया हुआ है कि भाई पहले तो शोल्डर पे था स्नेक, फिर उसके बाद में लेफ्ट आर्म पे आया, लेकिन अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है? द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ. अब पहले उसने कॉइल कर लिया, पूरा लपेट लिया, लेकिन उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं? अनवाउंड किया, और कहाँ से? जो उसकी लेफ्ट आर्म थी वहां से धीरे धीरे निकला. एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माय लैप, और फिर कहाँ गए? उनकी गोद में. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. और वहां से रेंग कर वो टेबल पे गया और फिर मिरर की तरफ चला गया. Perhaps it wanted to enjoy its reflection and at close quarters. तो ऑथर को ऐसा लग रहा है कि जो मिरर की तरफ मूव किया स्नेक ने, वो क्यों किया? शायद वो भी अपनी रिफ्लेक्शन को पास से देखकर एंजॉय करना चाहता था. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड सर्पेंट फ्रॉम द पैसेज. सर्पेंट या सर्प के लिए इस पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया है, वो सिनोनियम आपको बताना है. ऑप्शन ए क्रैप्ड, ऑप्शन बी स्लीथर्ड, ऑप्शन सी स्नेक. करेक्ट आंसर इज सी स्नेक. सांप के लिए स्नेक वर्ड ही यहाँ पर यूज किया है. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द स्नेक सेटल आफ्टर अनकॉइलिंग फ्रॉम द राइटर्स आर्म. तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर बॉडी पार्ट पर है. तो ये बताना है आपको कि जब राइटर के आर्म से अनकॉइल किया स्नेक ने, तो वो कहाँ गया? तो ऑप्शन है लैप, टेबल और मिरर. तो ऑप्शन तीनों करेक्ट हैं कि स्नेक टेबल पर भी गया, मिरर पे भी गया, लैप पे भी गया, लेकिन आपको ये बताना है कि आर्म के से अनकॉइल होने के बाद में वो कहाँ गया. करेक्ट आंसर इज लेप. लेप के बाद में फिर वो टेबल पर गया और फिर मिरर के पास गया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ड स्लीथर्ड मीन. स्लीथर का मीन या रेंगने का मीन जो है, जो सांप की चलने की गति होती है, मूवमेंट होता है, उसका ये क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मूव्ड, ऑप्शन बी क्रैप्ड, ऑप्शन सी अनवाउंड.
करेक्ट आंसर इज क्रैप्ड, क्योंकि क्रेप और स्लीथर सिनोनियम है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द स्नेक मूव टुवर्ड्स द मिरर? स्नेक मिरर की तरफ क्यों मूव किया? Answer is the snake moved towards the mirror to enjoy its reflection at close quarters. स्नेक ने मिरर की तरफ मूव इसलिए किया क्योंकि वो अपनी रिफ्लेक्शन को या अपनी इमेज को बिल्कुल पास से देखना चाहते थे। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट 4। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. तो आपको ये पैसेज पूरा पता है, अभी इसके पहले वाला भी पैसेज यही था, तो अब हम इस पैसेज को रीड भी नहीं करते हैं और इसको आपने अच्छे से समझ भी रखा है। हमने अब इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वॉज स्प्रेड आउट? क्या चीज फैलाई? हैड, हुड और शोल्डर। तो करेक्ट आंसर इज हुड। हुड क्या होता है? जो फन होता है, जिसे नाक फैला लेता है, सांप फैला लेता है अपना पूरा हेड के ऊपर, तो वो क्या है? हुड। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए, द हुड वॉज स्प्रेड आउट, तो आप यहाँ से सर्च करके लिख सकते हैं हुड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ राइट फ्रॉम द पैसेज। राइट का अपोजिट आप इस पैसेज से लिखिए। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी फॉल्स। तो राइट के अपोजिट कई हो सकते हैं, राइट का अपोजिट लेफ्ट भी हो सकता है, राइट का अपोजिट रॉन्ग भी हो सकता है, और फॉल्स तो ट्रू का अपोजिट होता है, इसलिए फॉल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ लेफ्ट और रॉन्ग दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। लेकिन अब आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पैसेज से ही आंसर ढूंढना है। आप पैसेज में देखिए लेफ्ट लिखा है या रॉन्ग लिखा है, तो देखिए यहाँ पर हम पैसेज को देखते हैं। कॉइल्ड अराउंड माय लेफ्ट आर्म, तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट बताया गया है, दाया और बाया जिसे आप कहते हैं। तो राइट का अर्थ यहाँ पर सही ना होके यहाँ पर है दाया, और इसका अपोजिट है ये बाया। ठीक है, तो राइट का अपोजिट करेक्ट आंसर होगा लेफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस द सेम एज स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच करना या फैलाना, इसके लिए यहाँ पर इस पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है वो आप सर्च करके बताएंगे।